2022 में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई 7% से ऊपर चला गया है। लोअर क्लास से लेकर मिडिल क्लास तक सभी फैमिली इस इन्फ्लेशन का शिकार बन गया है। ग्रोसरी स्टोर से लेकर गैस स्टेशन तक सभी जगहों पर गुड्स और सर्विस की प्राइस हर रोज इंक्रीज ही होता जा रहा है। And shifting focus to India, where CPI or consumer price inflation, it has risen to 6.9% in the month of March. The June inflation figures are out. It's at 7.01%. Inflation was above 7% for the third straight month. India's August retail inflation rises to 7%. 1947 में $1 की कीमत थी 3.30 रुपीज और वही $1 आज की डेट में 82.41 रुपीज तक पहुंच गया है। 1958 में एक बैग को परचेस करने के लिए अगर आपको 100 रुपीज पे करना पड़ता था, तो आज की डेट में वही बैग परचेस करने के लिए कंज्यूमर को 8,411 रुपीज पे करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो पूरी देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद करने की क्षमता रखता है। इन्फ्लेशन की वजह से देश की सरकार तक बदल जाते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से पूरी देश के अंदर रेगुलेशन आ जाता है, जैसा कि वेनेजुएला, कोंगो, पेरू, जिम्बाब्वे, सूडान, लेबनान, सीरिया। इन्फ्लेशन की वजह से 17 दिसंबर साल 2010 में तुनिसिया में पूरी देश के अंदर डिमोनिस्ट्रेशन हो गया था। देश की जनता ने पूरी देश में स्ट्राइक कर दिया था और इसके परिणाम स्वरूप देश की प्रेसिडेंट तक बदल गया था। इन्फ्लेशन की वजह से साल 2011 में इजिप्टियन प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया था। इन्फ्लेशन का दो सबसे डेंजरस इंसिडेंट में से एक था जर्मनी और दूसरा था जिम्बाब्वे। वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद वर्साइल ट्रीटी साइन होता है, जिस ट्रीटी के दौरान जर्मनी को इस वार के लिए दोषी ठहराया जाता है और एक बड़ी रकम रिपे करने के लिए कहा जाता है। ऐसे में अगर आप वर्ल्ड वॉर वन के बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो तो मेरा एक वीडियो है व्हाई वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट, आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। वार की वजह से जर्मनी की इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसे ही बहुत ही खराब था और ऊपर से एक बड़ी अमाउंट जर्मनी को पे करना था और इसी वजह से जर्मनी की किंग केसर विल्हेल्म ने सोचा कि अगर ज्यादा से ज्यादा मनी प्रिंट किया जाए तो शायद इस प्रॉब्लम से उबारा जा सकता है और इसी वजह से जर्मनी की किंग केसर विल्हेल्म ने ज्यादा से ज्यादा मनी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, जिसका अंजाम भुगतना पड़ा पूरी जर्मनवासी को। ज्यादा से ज्यादा मनी प्रिंट करने की वजह से जर्मनी के अंदर इन्फ्लेशन रेट 10%, 20%, 50% नहीं बल्कि एक महीने के अंदर 30,000% तक इंक्रीज हो गया था। पैसे की वैल्यू इतना नीचे गिर गया था कि लोग लकड़ी खरीदने की बजाय आग जलाने के लिए पैसे पर ही आग लगा देता था। 2016 से 2019 के बीच वेनेजुएला में इन्फ्लेशन रेट 5 करोड़% इंक्रीज हो गया था। 2008 में जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन रेट 79.6 बिलियन% इंक्रीज हो गया था। हर 15 मिनट के अंदर चीजों की प्राइस इंक्रीज हो जाता था। इस प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए जिम्बाब्वे की प्रेसिडेंट ने भी सेम गलती दोहराया था। जिम्बाब्वे की प्रेसिडेंट ने भी ज्यादा से ज्यादा मनी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कि $1 मिलियन, $1 बिलियन, ऐसा कि $1 ट्रिलियन का नोट भी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन पैसे की वैल्यू इतना नीचे गिर गया था कि उस $1 ट्रिलियन नोट का भी वैल्यू था सिर्फ $1। नमस्कार दोस्तों, इन्फ्लेशन सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम देश इस हाइपर इन्फ्लेशन से जूझ रहा है। लेकिन दूसरों की खिड़की में झांक कर देखने की बजाय हम अपने ही घर में नजर डालकर देखते हैं एक्चुअली क्या चल रहा है। तो आखिर सवाल यह है कि इन्फ्लेशन एक्चुअली है क्या, इन्फ्लेशन किसको कहा जाता है और कौन ये इन्फ्लेशन तय करता है, कौन कंट्रोल करता है। क्या सरकार का कोई आदमी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है? क्या लो इन्फ्लेशन सही है या फिर हाई इन्फ्लेशन सही है? और कोविड-19 पेंडेमिक और रशिया यूक्रेन वार का कितना बड़ा इम्पैक्ट है इंडिया में इन्फ्लेशन के पीछे, आज की इस वीडियो में यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को 3 स्टेप में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पहला स्टेप में इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इन्फ्लेशन किसको कहा जाता है और कितने टाइप का इन्फ्लेशन होता है, और सेकंड स्टेप में चर्चा करेंगे कि इस महंगाई के दौर में भी क्या सबके लिए बुरा है ये महंगाई, या फिर कुछ लोग हैं जो इस महंगाई के दर में भी अच्छा खासा पैसा कमाता है। और एंड में चर्चा करेंगे कि इन्फ्लेशन क्यों होता है और रशिया यूक्रेन वार और कोविड-19 पेंडेमिक का कितना बड़ा इम्पैक्ट है इस इन्फ्लेशन के पीछे। एक सर्टेन पीरियड के अंदर यानी कि 1 साल के अंदर अगर सभी सेक्टर में गुड और सर्विस की प्राइस इंक्रीज होता जाता है तो इसी चीज को इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन कहा जाता है। अगर किसी भी एक सेक्टर में प्राइस इंक्रीज हो जाता है, लाइक जैसा कि मान लीजिए कि फूड सेक्टर में प्राइस अचानक इंक्रीज हो गया, तो इसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकता है। मे भी इसका जो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है वो है सप्लाई चेन, लेकिन इसको इन्फ्लेशन नहीं कहा जाएगा। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो लिविंग कॉस्टली हो जाती है। हर रोज इस्तेमाल करने वाला प्रोडक्ट जैसा कि क्लोथ, फूड, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तब उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है।
इन्फ्लेशन का मेन दो प्राइस इंडेक्स है, एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको सीपीआई कहा जाता है और दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको डब्ल्यूपीआई कहा जाता है। आरबीआई के रिपोर्ट के हिसाब से सीपीआई रेट 4% ±2% के बीच रहना चाहिए, यानी कि 2 से 6% का इन्फ्लेशन देश की इकोनॉमी के लिए एक अच्छा इन्फ्लेशन रेट है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेंटेन्स करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो और होलसेल प्राइस इंडेक्स मेंटेन्स करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल की एडवाइजर। इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करने की तरीका बहुत ही आसान है कि मान लीजिए कि 2007 में सीपीआई था 202.416 और 2008 में सीपीआई हो गया 211.080। तो इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है प्रेजेंट ईयर की सीपीआई माइनस पास्ट ईयर की सीपीआई डिवाइडेड बाय पास्ट ईयर की सीपीआई इनटू 100। अब इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो इसका आंसर आएगा 4.28%, यानी कि 2007 से 2008 के बीच एक साल के अंदर इन्फ्लेशन रेट है 4.28%। अब इन्फ्लेशन वर्ड सुनने के बाद सभी के मन में एक सवाल आता है कि कितना अच्छा होता अगर इन्फ्लेशन के जगह डिसइन्फ्लेशन होता, यानी कि हर रोज चीजों की प्राइस घटता ही चला जाता। तो क्या इन्फ्लेशन के जगह डिसइन्फ्लेशन सही है? अगर इकोनॉमी के बेस पर देखा जाए तो दोनों ही चीजें इकोनॉमिक्स के लिए हार्मफुल है। ना ही हाइपर इन्फ्लेशन अच्छा है और ना ही डिसइन्फ्लेशन अच्छा है। ज्यादातर इकोनॉमिस्ट फेवर करते हैं कि लो एंड स्टेडी रेट ऑफ इन्फ्लेशन होना इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही अच्छा है। हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन डायरेक्टली देश की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट करता है और डिसइन्फ्लेशन यानी नेगेटिव इन्फ्लेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वे पर इकोनॉमी पर इम्पैक्ट करता है। मान लीजिए कि डिसइन्फ्लेशन चलता है, यानी कि हर रोज या फिर हर महीना चीजों की प्राइस दिन ब दिन घटता ही जाता है, तो लोग बजाय चीजें खरीदने के लिए अपनी पैसे को सेव करके इंतजार करता रहेगा कि मान लीजिए कि आज एक प्रोडक्ट की प्राइस है 10,000 रुपीज, तो लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने की बजाय अपनी पैसे को सेव करके बैठे हुए इंतजार करता रहेगा कि जब इसकी प्राइस 9,000 हो जाएगा या फिर 8,000 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, जब 5,000 रुपीज होगा इसकी प्राइस तब इस चीज को मैं खरीदूंगा। और इस वजह से होगा क्या, मनी का जो फ्लो है मार्केट के अंदर मनी फ्लो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि चीजों का प्राइस दिन ब दिन तेजी से इंक्रीज होता जा रहा है तो लोग कल खरीदने की चीज आज ही खरीदने लगेगा, क्योंकि कल अगर खरीदा जाए तो उस चीज के लिए हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा, लोग जरूरत से ज्यादा सामान खरीदने लगेगा और इसी वजह से मार्केट में गुड्स और सर्विस की शॉर्टेज देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन को कई कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है, जैसा कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिस्फ्लेशन, इंपोर्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की इंक्रीज रेट को देखकर इन्फ्लेशन को कई कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है, जैसा कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी की कंपैरिजन में मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो जाता है, यानी कि मान लीजिए कि मार्केट में 10,000 स्मार्टफोन की ज़रूरत है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हुआ सिर्फ 8,000 रुपीज़, यानी कि डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हुआ और इसी वजह से मार्केट में गुड और सर्विस की स्टॉक को मेंटेनेंस रखने के लिए प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाता है और इस तरीके की इन्फ्लेशन को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है, यानी कि डिमांड की वजह से जो इन्फ्लेशन हुआ उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। जब प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, जैसा कि किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज हो जाता है, जिस लेबर फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है उस लेबर की कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाता है और इस तरीके की इन्फ्लेशन को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। जब ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन आने वाला है तो धीरे धीरे मार्केट में चीज़ों की प्राइस महंगी हो जाती है और जब मार्केट में मनी फ्लो ज़्यादा हो जाता है तब ऑयल की प्राइस में एक स्पेकुलेटिव उछाल आता है, जिस वजह से सभी चीज़ें महंगी हो जाती है और इस तरीके की इन्फ्लेशन को बिल्ट इन इन्फ्लेशन कहा जाता है। जब चीज़ों की प्राइस गिरने लगती है या फिर बहुत ही स्लो रेट से चीज़ों की प्राइस इंक्रीज होता है, इन्फ्लेशन रेट 2 से 4% के बीच में रहता है, तब उसको डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। और अगर इन्फ्लेशन रेट 2% से नीचे चला जाता है या फिर नेगेटिव में रन करती है तो उसको डिस्फ्लेशन कहा जाता है, यानी कि डिसइन्फ्लेशन और डिस्फ्लेशन दोनों अलग चीजें हैं। जब एक साल के अंदर जनरल चीजों की प्राइस सिंगल डिजिट में इंक्रीज होता है, यानी कि 10% के बीच में रहता है, तब उस तरीके की इन्फ्लेशन को क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। और क्रीपिंग इन्फ्लेशन में चीजों की प्राइस एक साल के अंदर 2 से 4% के बीच इंक्रीज होता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता इकोनॉमी में, लेकिन अगर यही क्रीपिंग इन्फ्लेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है तो ये इकोनॉमिक्स के लिए हार्मफुल होता है। जब इन्फ्लेशन डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में इंक्रीज हो जाता है तो उसको गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है और जब इन्फ्लेशन ट्रिपल डिजिट से भी ऊपर इंक्रीज होता है तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। कुछ टेम्पोररी फैक्टर की वजह से भी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है,
जैसा कि गवर्नमेंट की इनडायरेक्ट टैक्स और वैट टैक्स की वजह से जो इन्फ्लेशन होता है उसको इम्पोर्ट इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन की वजह से लोअर क्लास से लेकर मिडिल क्लास तक सभी की जिंदगी में एक इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन कुछ ऐसा भी लोग हैं जिसको इस महंगाई के दौर में भी अच्छा खासा फायदा होता है, इस महंगाई के दौर में भी अच्छा खासा पैसा बना रहा है। जैसा कि ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसे जैसे गैस और फ्यूल की प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, लोग दिन ब दिन ईवी की ओर शिफ्ट होने लगा है। सिर्फ 8 साल के अंदर ही 60 रुपीज की पेट्रोल 105 रुपीज हो गया, वहीं पर 400 रुपीज की गैस सिलेंडर 1200 रुपीज हो गया, 56 रुपीज की डीजल 94 रुपीज हो गया। लेकिन लोगों की कमाई उतना ज्यादा नहीं इंक्रीज हुआ और इसी वजह से लोग ईवी की ओर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा। साल 2017 में ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 56.3 के ईवी रजिस्टर हुआ था, लेकिन 2021 में डीजल की प्राइस ने ईवी की सेल में एक आग लगा दिया। साल 2021 में ऑल ओवर इंडिया में 3.34 लाख ईवी रजिस्टर हुआ था। अभी तक 2022 की एंड नहीं आया, अभी तक इंडिया में टोटल 4.28 लाख ईवी रजिस्टर हुआ 2022 में। इकोनॉमिक्स टाइम की हेडलाइन देखिए, इन्फ्लेशन हेल्प द स्ट्रॉन्ग गेट स्ट्रॉन्गर। मान लीजिए कि एक बिलियनियर है जिसने 10,000 करोड़ रुपीस का लोन लिया बैंक से और उसकी इंटरेस्ट रेट है 5% 10 साल के लिए। अब उसकी जो भी बिजनेस मॉडल है या फिर जो भी बिजनेस है उसका वैल्यू दिन ब दिन इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन उन्होंने जो लोन लिया था बैंक से उसका जो रीपे अमाउंट है या फिर जो रीपे का परसेंटेज है वो सेम ही रहेगा। इस वजह से होगा क्या, उसको कम से कम रुपीज पे करना पड़ेगा। इस महंगाई की दौर में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक घर खरीदना आज के दिन में एक सपना बन के रह गया है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी घर खरीद के बैठा है या फिर जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टर है, उन लोगों के लिए ये महंगाई बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। जो इन्वेस्टर हर रोज इस्तेमाल करने वाली प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है, जैसा कि ऑयल, गैस, कमोडिटी, स्टील, व्हीकल में इन्वेस्ट करके रखा है, उनकी स्टॉक वैल्यू दिन ब दिन इंक्रीज होता जा रहा है। अब बात करते हैं कि इन्फ्लेशन एक्चुअली होता क्यों है, तो इसके पीछे मल्टीपल रीजन है, जैसा कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाना, डिस्पोजेबल इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर स्पेंडिंग, चीप मॉनिटरी पॉलिसी, डिफिक्ट फाइनेंसिंग, पॉपुलेशन और ब्लैक मनी। शुरुआत करते हैं कोविड-19 पेंडेमिक से। जब पूरी वर्ल्ड में लॉकडाउन लग गया तब इंडिया के अंदर भी लॉकडाउन लग गया था, लोग अपने अपने घर में कैद हो गया, तब मार्केट पूरी तरह से खाली हो गया। धीरे धीरे मार्केट में गुड्स और सर्विस की डिमांड कम होने लगा और जब डिमांड घटने लगा तो प्रोडक्शन भी घटने लगा और इसी वजह से कई सारे लोग अपना जॉब खो बैठा इस लॉकडाउन के अंदर। और इसी के चलते जो एमएसएमई था यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, वो सारे इस लॉकडाउन के अंदर शट डाउन हो गया। जब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लगा तो मार्केट में गुड्स और सर्विस की डिमांड फिर से होने लगा, लेकिन गुड और सर्विस की डिमांड को पूरी करने के लिए चाहिए था प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के लिए चाहिए था लेबर। एक तरफ थी लेबर की शॉर्टेज, दूसरी तरफ थी रॉ मटेरियल की शॉर्टेज और ऊपर से जो छोटे एमएसएमई था वो सारे लॉकडाउन के अंदर बंद हो गया था। लेकिन लॉकडाउन खुलने के टाइम ज्यादातर एमएसएमई खुला ही नहीं और इसके चलते प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गया और प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से प्रोडक्ट की प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। ऊपर से डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने की वजह से भी चीजों की प्राइस महंगी होती गई। गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो ज्यादातर प्रॉपर्टी प्राइवेटाइज कर दिया गया और जब एफएमसीजी के पास गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की कंट्रोल आया तो एफएमसीजी ने अपने हिसाब से चीज़ों की प्राइस फिक्स करने लगा, जिस वजह से चीज़ों की प्राइस महंगी होने लगा और ऊपर से जीएसटी पे करना पड़ा और गवर्नमेंट ने तमाम चीज़ों पर एक्साइज ड्यूटी भी इंक्रीज कर दिया, जिसके चलते चीज़ें और भी महंगी हो गई। दही, लस्सी, पनीर और शहद पर चुकानी होगी 5% जीएसटी। अस्पताल से लेकर होटल तक महंगे हो गए हैं। अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5% जीएसटी देना होगा। लॉकडाउन खुलने के बाद जब मार्केट में ज्यादा से ज्यादा मनी सप्लाई होने लगा तब ऑयल की प्राइस में एक स्पेकुलेटिव उछाल देखने को मिला और ऑयल की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई और ट्रांसपोर्ट महंगी होने की वजह से इंडिया के अंदर तमाम तरीके की चीजों की प्राइस इंक्रीज हो गया। एक्सचेंज रेट, डॉलर की कीमत में हर दिन रुपीस की वैल्यू गिरता ही चला जा रहा है। पहले $1 के लिए 70 रुपीस पे करना पड़ता था, तो आज की डेट में वही $1 के लिए 82 रुपीस पे करना पड़ता है। अगर पहले कोई इंडियन $100 की कुछ चीज फॉरेन कंट्री से परचेज करके इंडिया इंपोर्ट करना चाहता था, उस $100 के लिए उस फॉरेनर को 7,000 रुपीज पे करना पड़ता था, लेकिन आज की डेट में वही $100 के लिए 8,200 रुपीज पे करना पड़ रहा है, यानी कि 1,200 रुपीज ज्यादा पे करना पड़ रहा है। और इसी एक्सचेंज रेट की वजह से भी जो भी इंपोर्टेड चीज इंडिया में सेल होता है उस इंपोर्टेड प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो गया। मॉनिटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी किसी भी देश की गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के लिए एक की स्ट्रेटेजी होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इस पॉलिसी का एक टारगेट रहता है कि इन्फ्लेशन रेट को 2 से 3% के बीच रखना, एम्प्लॉयमेंट रेट को धीरे धीरे इंक्रीज करना और साथ ही साथ 2 से 3% जीडीपी को इंक्रीज करना।
मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करता है सेंट्रल बैंक। जब पैसे का वैल्यू गिरने लगता है तो सेंट्रल बैंक अपना रेपो रेट इंक्रीज कर देता है ताकि कम से कम लोग लोन ले, और इसी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। देश की गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करता है टैक्स के थ्रू अपना रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, और जब गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर देता है तो चीज़ों की प्राइस इंक्रीज हो जाता है। इंडिया में इन्फ्लेशन के पीछे रशिया यूक्रेन वार का एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। साल 2021 की शुरुआत में क्रूड ऑयल की प्राइस था $80 पर बैरल, और रशिया यूक्रेन वार शुरू होने के बाद 5 मई 2022 क्रूड ऑयल की प्राइस $108 पर बैरल हो गया। और जब इंडिया में ऑयल की प्राइस इंक्रीज हुआ तो ट्रांसपोर्ट इंक्रीज होने की वजह से तमाम तरीके की चीज़ों की प्राइस इंक्रीज हो गया। इंडिया 84% सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करता था रशिया से, और जब रशिया से इंपोर्ट धीरे धीरे कम हो गया तो गवर्नमेंट अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट की स्टॉक को मेंटेनेंस रखने के लिए चीज़ों की प्राइस इंक्रीज कर दिया। इस वार की वजह से वनस्पति ऑयल, व्हीट, मस्टर्ड ऑयल, शुगर, तमाम तरीके की कमोडिटी चीज़ों की प्राइस इंक्रीज हो गया। साल 2021 से 22 के बीच वनस्पति ऑयल की प्राइस 26.6% इंक्रीज हो गया। गेहूं का प्राइस 14.3% इंक्रीज हुआ। सरसों तेल का प्राइस 5.1% इंक्रीज हुआ। मसूर दाल का 11.6% और शुगर का 4.1% इंक्रीज हुआ। इस वार की वजह से 3 महीने के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने 1 लाख करोड़ रुपीस विथड्रॉ कर लिया था स्टॉक मार्केट से, और इस वार की वजह से इंडिया की स्टॉक मार्केट की सेंसेक्स 2700 पॉइंट नीचे गिर गया था। उम्मीद करता हूँ इन्फ्लेशन की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।